चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। सपना ग्रंथ को मना लिया था सूर्यवंशी मेंशन में रुकने के लिए और किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ था कि यह सब अथर्व और ग्रंथ ने नाटक किया था और फिर ग्रंथ थोड़ी देर में मान गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई ठाकुर हवेली में सभी बच्चे टीवी के सामने गुमसुम बैठे थे, किसी का भी मन नहीं लग रहा था। प्रियंका उदासी से बोली, जब चाचू लोग यहाँ आते हैं तब कितना मजा आता है। तब ऋषभ सामने बैठी रोहिणी से बोल, दादी जब दोनों दादू भाई हैं फिर वह सब यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहते, या फिर अथर्व चाचू को हमेशा के लिए यहाँ भेज दे। रोहिणी क्या ही बताती बच्चों को। तभी रंजीत वहाँ आते हुए बोले, प्रिया का नाम प्रियंका है। करणवीर जी ताऊजी पहले कानून मंत्री थे और दिल्ली में ही रहते थे। अब तुम सब तो जानते हो ये राजनीति में फंसे लोग, और अब प्रीतम भाई साहब भी गृह मंत्री हैं। अथर्व के और बच्चों के बिना वहाँ भी किसी का मन नहीं लगता, और वह सब यहाँ कुछ समय के लिए आ सकते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी ही अर्थ अपना घर छोड़ सकता है। वह प्रिया भाभी और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। तभी अव्यान बोला, छोटे दादू अर्थ चाचू तो प्रिया दादी के बेटे हैं। फिर वह राधिका और रीति हुआ की सास को माँ क्यों बुलाते हैं, और फिर अभय की दादी को भी। रंजीत ने एक नजर रोहिणी को देखा और फिर कहा, वह क्या है ना, अर्थ को उन तीनों औरतों ने मिलकर पाला है और एक बराबर प्यार करती है तीनों उनसे, तो अर्थ भी उन तीनों को माँ ही कहता है। अच्छा वह सब बातें छोड़ो और ये बताओ तुम सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ऋषभ और अव्यान, तुम दोनों के पास आखिरी साल है मस्ती का, अगले साल एग्जाम होते ही तुम दोनों को कंपनी ज्वाइन करनी है। तब अव्यान बोला, मैं तो एग्जाम के बाद कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा चाचू के पास जाऊंगा। तब ऋषभ और प्रियंका भी जाने के लिए कहने लगे, तो रंजीत ने कुछ दिनों के लिए चले जाना कहकर हामी भर दी। वही दिल्ली में डिनर के बाद अथर्व करणवीर जी की स्टडी रूम में पहुंचा तो करणवीर जी के साथ विराट जी, ललित जी, प्रीतम जी, अक्षत और सभी दोस्त वही विराजमान थे। उन सबको देखकर अथर्व बोला, वह तीनों जनरेशन के बुढ़े एक साथ बैठे हैं। अथर्व की बात सुनकर सबने उसे घूरकर देखा। ललित जी अथर्व से बोल, चाल बता बंदर, क्या बताया उसे आदमी ने। तब अथर्व बोला, कुछ भी नहीं बताया पापा, फिर क्या बताऊं। तब विराट जी बोले, खुद को ज्यादा होशियार मत समझ, बता जल्दी वरना। तब अथर्व बोला, पापा यार ठीक है, वह जो राधा चाची है ना, उनका वह कमीना भतीजा था कुणाल, वही था वह जिसने हमला करवाया था मुझ पर। फिलहाल वह गायब है तो अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। तब अक्षत बोला, वह कुणाल तो जेल से छूटकर अपने परिवार के साथ कनाडा चला गया था ना। तब अथर्व ने कहा, हाँ पर अब उसकी माँ उठ गया है इस दुनिया से, इसीलिए वह मुझे उंगली कर रहा है। एक बार मेरे सामने आ जाए फिर उसके फरिश्ते भी काम जाएंगे। तब ललित जी बोले, तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी करेगी अब पुलिस करेगी। लक्ष्य मुंबई पुलिस से बात करो और उसे कुणाल की खोजबीन शुरू करवाओ। अथर्व कुछ नहीं बोला, वह नींद का बहाना बनाकर वहां से चला गया। आज तीनों परिवार वहीं रहने वाले थे, इसलिए सब अलग अलग रूम में एडजस्ट हो गए थे। ध्रुविक अभय के पास जाकर सो गया, इसलिए अब अद्वित और ग्रंथ ही कमरे में रह गए थे। ग्रंथ में सोने के लिए करवट ली तो उसने अद्वित को किसी गहरी सोच में घूम देखा, तो अद्वित से कहा, अभी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तब अद्वित बोला, कुछ नहीं यार, बस हवेली में पापा का रिश्ता बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। तब ग्रंथ ने कहा, मतलब। तब अद्वित बोला, उसे दिन जब राकेश दादू को अटैक आया था तो रोहिणी दादी पापा से कह रही थी कि अपने पापा को बचा लो, फिर पापा ने हमें बताया कि अपने बचपन में कुछ साल पापा ने वहीं बीते थे, तो इसलिए दादी के मुंह से निकल गया। पापा का बिहेवियर सबके साथ ठीक है, बस राकेश दादू, रोहिणी दादी और आदित्य ताऊजी के लिए ही खराब है। और आज नाना जी ने फिर पापा को रोहिणी दादी का बेटा कहकर संबोधित किया, मुझे बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है। ग्रंथ तो सब जानता था। वह अद्वित से बोल, तो तुम डीबी से पूछ लेते। तब अद्वित बोला, पापा हमें किसी को भी कुछ बताने ही नहीं देते, पर ऐसा क्या है जो वह सबसे छुपा रहे हैं। ग्रंथ बोला, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा, तो तुम क्यों अपना सर खपा रहे हो, सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। तब अद्वित ने आंखें बंद कर ली और ग्रंथ भी कुछ सोचते हुए करवट लेकर सो गया। जल्द ही दोनों को नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे अथर्व घर के बड़े सेलोन में खड़ा, सीटी बज रहा था और सभी लड़के दौड़ लगा रहे थे। एक तरफ तीनों लड़कियां योगा कर रही थी। अदिति की नजर बार बार ग्रंथ पर जाती, क्योंकि वह ट्रैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था, और वह बार बार खुद को डांटती, यह कहकर कि छी छी छी, में ऐसी छिछोरी हरकतें क्यों कर रही हो। ग्रंथ को भी पता था अदिति उसे देख रही है, इसलिए वह मन ही मन खुश हो रहा था। नाश्ते के बाद सब विराट जी कोर्ट चले गए, ललित जी अपने परिवार के साथ चले गए, विद्या जी को प्रिया जी ने वहीं रोक लिया था, तो राधिका और रीति भी वहीं रुक गई। आज अथर्व भी कंपनी चला गया था और सभी बच्चे कॉलेज के लिए निकल गए थे।
अगले दिन सुबह 5 बजे अथर्व घर के बड़े सेलून में खड़ा सिटी बजा रहा था। सभी लड़के दौड़ लगा रहे थे। एक तरफ तीनों लड़कियां योगा कर रही थी। अदिति की नजर बार बार ग्रंथ पर जा रही थी क्योंकि वह ट्रैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। बार बार वह खुद को डांटती कि यह कहकर छी 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 में ऐसी छिछोरी हरकतें क्यों कर रही हो। वही ग्रंथ को भी पता था अदिति उसे ही देख रही थी, इसलिए वह मन ही मन खुश हो रहा था। नाश्ते के बाद सब विराट जी कोर्ट चले गए। ललित जी भी अपने परिवार के साथ चले गए। विद्या जी को प्रिया जी ने वहीं रोक लिया था तो राधिका और रिति भी वहीं रुक गई थी। आज अथर्व भी कंपनी चला गया था और सभी बच्चे कॉलेज के लिए निकल गए थे। इतने दिनों बाद अदिति और बाकी की गैंग को देखकर कॉलेज का माहौल शांत सा हो गया था। सब लोग क्लास में थे। पहला लेक्चर शुरू हुआ और प्रोफेसर पढ़ाने लगे। जब लेक्चर खत्म हुआ तब प्रोफेसर बत्रा बोले, वैसे तो आप सब इस न्यूज़ को नोटिस बोर्ड पर भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में 4 दिन बाद एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें आप सब होने वाले कुछ गतिविधियों जैसे नाटक, संगीत और फैशन शो वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को जिस भी काम में रुचि है वह अपना नाम पीटी मैम को लिखा दे और कल से कोई भी लेक्चर नहीं लगेगा तो अगले 3-4 दिन आप सबके पास है तैयारी के लिए। सो सब लोग अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाना भाई। इतना कहकर प्रोफेसर वहां से चले गए। प्रोफेसर के जाते ही सभी स्टूडेंट्स में कुसूर फुसूर शुरू हो गई। तब अनुषा आकृति से बोली, हम तो फैशन शो में हिस्सा लेंगे। तब अदिति बोली, बॉक्सिंग का तो सर ने नाम ही नहीं लिया। तब अद्वित उसके सर पर मरते हुए बोला, पागल लड़की, यह कोई स्टेट लेवल की प्रतियोगिता नहीं हो रही है, एनुअल फंक्शन में बॉक्सिंग कौन करता है। तब अदिति बोली, ठीक है फिर मैं गाना गाऊंगी। तभी पूरी क्लास नहीं कहकर चिल्लाई तो अदिति ने खड़े होकर पूरी क्लास को घूर कर देखा। तब ग्रंथ बोला, तुम फैशन शो में ही भाग लो, आई गेस तुम मॉडलिंग अच्छी करोगी। तब अदिति बोली, नहीं मुझे हिल्स पहनना पसंद नहीं है। तब ग्रंथ बोला, तो फिर मेरे साथ मेरी डांस पार्टनर बनकर डांस कर लो। तब अदिति ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। वही आह्वान ध्रुविक और अभय ने अद्वित के साथ सिंगिंग में भाग लेने का डिसाइड किया। कैंटीन में भी सब बैठे यही सब बातें कर रहे थे। वही दूर बैठे एक शख्स की निगाहें वहां बैठी अदिति को ही घूर रही थी, जिनमें अदिति के लिए जुनून और वहसीपन दिखाई दे रहा था। शाम को 7 बजे जब अथर्व लोग घर पहुंचे तो सोफे पर अदिति और ग्रंथ बैठे झगड़ रहे थे। अद्वित, ध्रुविक और आकृति तीनों सर पड़कर एक तरफ बैठे थे। अदिति ग्रंथ से बोली, हम इस गाने पर नहीं नाचेंगे, ये रोमांटिक थीम पर है। तब ग्रंथ बोला, हाँ तो अब क्या तुम्हें गाने भी लड़ाई झगड़े वाले चाहिए। तब अथर्व आकर उन दोनों के बीच में घुसकर बैठ गया और कहा, ये सब क्या हो रहा है। तब अद्वित बोला, पापा देखिए ना, ये अदिति कोई भी गाना चूज नहीं कर रही है। तब अथर्व बोला, पर किस लिए। तब ग्रंथ ने पट पट सब बता दिया। उसे इतनी तेज स्पीड में बोलता देख अक्षत लोगों की आंखें फैल गई। तब धैर्य बोला, ग्रंथ बेटा तुम आराम से तब बताओगे एक बार। तब अथर्व बोला, अबे इसके कॉलेज में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है और ये लोग अलग अलग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तब ग्रंथ बोला, देखिए ना दीदी, आपकी बेटी गाना भी मारपीट वाला ढूंढ रही है, अब मैं इसका पार्टनर बनेगा तो यह अपने हाथ पैर भी मुझ पर ही चलाएगी। ग्रंथ की बात सुनकर अक्षत, अथर्व और धैर्य तीनों काफी देर तक हंसते रहे। फिर अथर्व बोला, दिति तुझे ज्यादा रोमांटिक गाना नहीं चाहिए ना, तो मैं बताता हूँ। अथर्व ने एक गाना बताया। तब अदिति और ग्रंथ दोनों ही उसे पर डांस के लिए सहमत हो गए। सबने अब जाकर चैन की सांस ली। दिन के बाद अथर्व और ग्रंथ दोनों टेरेस पर घूम रहे थे। ग्रंथ कुछ कहना चाहता था अथर्व से, जो अथर्व समझ गया और कहा, क्या बात है ग्रंथ, कुछ कहना है क्या। तब ग्रंथ बोला, क्या आपको नहीं लगता आपको अपने बच्चों को भी अपना और हवेली वालों का सच बता देना चाहिए। तब अथर्व बोला, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तब ग्रंथ बोला, कल रात अद्वित देर रात तक सोचता रहा कि आप और हवेली के लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि आपको खुद उन्हें सच बता देना चाहिए। तब अथर्व ने कहा, मोहन दादाजी नहीं चाहते कि बच्चों को सच पता चले और उनके मन में हवेली के कुछ लोगों के प्रति नफरत भर जाए। तब ग्रंथ बोला, फिर तो आपको जरूर सबको सच बता देना चाहिए, क्या पता आगे जाकर सच किस तरह सबके सामने उजागर हो और जिस वजह से आप नहीं बताना चाहते उससे भी ज्यादा बड़ी बात हो जाए। इससे अच्छा तो आप ही सब कुछ सच बता दो। अद्वित काफी समझदार है, वह सबको जरूर समझा देगा। अथर्व ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं जब सही वक्त लगेगा तब सब कुछ बता दूंगा, चलो अब जाकर सो जाओ। अद्वित कमरे में बेड पर पड़ा हुआ शिविका से मैसेज में बात कर रहा था। ध्रुवी गेम खेल रहा था। ग्रंथ के आते ही अद्वित ने गुड नाइट लिखकर शिविका को सोने के लिए कहा और ग्रंथ से बातें करने लगा। तीनों लड़के बातें करते हुए ही सो गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। बच्चों की गैंग अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी में बिजी थी और अथर्व भी सबको दिखाने के लिए ही सही कंपनी चला जाता था। उसने पूरी मुंबई में अपने आदमियों को फैला रखा था। ठाकुर हवेली और उसके आसपास के रास्तों पर, ठाकुर कंपनी के आसपास और जिस कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, सब जगह निगरानी रखी हुई थी।
2 दिन ऐसे ही बीत गए। बच्चों की गैंग अपने एनुअल फंक्शन की तैयारी में बिजी थे और अथर्व भी सबको दिखाने के लिए ही सही कंपनी चला जाता था। उसने पूरी मुंबई में अपने आदमियों को फैला रखा था। ठाकुर हवेली और उसके आसपास के रास्ते, ठाकुर कंपनी के आसपास और जिस कॉलेज में सभी बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, सब जगह निगरानी रखी हुई थी उसने। आज 2 दिन बाद राकेश को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका था। अब सब हवेली वाले उसकी देखभाल में लगे हुए थे। राकेश ने गौर किया, आरती ज्यादातर किचन में और बाहरी कामों में ज्यादा बिजी रहती थी, तो उसका ध्यान रोहिणी के साथ ध्रुविका रखती थी। ध्रुविका के साथ उसने कभी भी ढंग से बात नहीं की थी। उसके लिए वह आयुष की पत्नी और अभियानन की माँ ही थी। अपनी बहू वह उसे कभी नहीं मानता था जैसे आरती और रागिनी को मानता था। बाकी पूरे परिवार ने ध्रुविका को तहे दिल से स्वीकार किया था। यही उसने आराध्या के साथ किया था। वह जब भी हवेली आती तो सबका ख्याल रखने में जुड़ जाती है। उसके बावजूद राकेश ने उसे और ध्रुविका को अपनी बहू का दर्जा कभी नहीं दिया। राकेश कुछ देर के लिए हाल में सोफे पर ही बैठना चाहता था, इसलिए आदित्य ने उसे वहीं बैठा दिया। आदित्य कुछ सोच में लग रहा था। राकेश को परिवार के बाकी सब लोग भी वहीं बैठे थे। तब रंजीत आदित्य से बोला, क्या बात है? आदित्य कुछ सोच में गुम हो। तब आदित्य ने कहा, चाचा जी, वह मैंने कंपनी और घर के बाहर कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे हम पर नजर रखी जा रही हो। तब राकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करो, अथर्व को फोन करके बता दो। सब ने हैरानी से राकेश को देखा। तब वह आगे बोला, हमारे पूरे परिवार को किसी अनजान दुश्मन से खतरा है। अथर्व ने मुझे आगाह किया था जाते हुए और कहा था कि मैं तुम सबको भी हर समय अलर्ट रहने का बोल दूं। तब रंजीत बोला, भैया 3-4 दिन हो चुके हैं उसे गए हुए और आप ये बात हमें अब बता रहे हैं। तभी तो सब अथर्व की तरफ मुंह फाड़ते हुए बोला, और नहीं तो क्या दादू, अगर इन 4 दिनों में हम में से कोई निकल लेता तो। आदित्य ने गुस्से से ऋषभ को देखा और उसे झिड़कते हुए कहा, हर समय बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, और अथर्व की तरह मुहफ्फत बनने की कोशिश भी मत करना, वरना और जब वह यहाँ आए तो ज्यादा उसके साथ मत चिपका करो। खुद तो वह यहाँ से चला जाता है और अपना असर सब बच्चों पर छोड़ जाता है। तभी राकेश आदित्य को घूरते हुए बोला, तुम भी कुछ ज्यादा ही सबका दादा बनने की कोशिश मत करो और बच्चों को झिड़कने की जरूरत नहीं है। और क्या गलत कहा उसने? मैं तुम सबको बताना भूल गया, अगर इन 3-4 दिनों में कुछ हो जाता तो। तब आदित्य बोल, मेरा को मतलब नहीं था पापा, और आप बताना भूल गए थे, वह तो बता सकता था ना, लेकिन उसे किसी की परवाह ही नहीं। तब रंजीत बोला, आदित्य, बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ और अब चुप हो जाओ। मैं अथर्व को फोन कर रहा हूँ, अगर तुम ही उससे 2-4 बातें सुननी है तो कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो आदित्य चुप हो गया। वही रस सब उससे नाराज होकर वहां से चला गया था, जो सबने देखा था। तभी रंजीत का किया गया कॉल अथर्व ने रिसीव कर लिया और जम्हाई लेकर कहा, और चाचू जरूर मेरी चुगलियां कर रहे होंगे, तभी तो मेरे पेट के चूहे मेरे गुर्दों में उंगली कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोगों को अपनी फाइलों में घुसना है। बस मन तो कर रहा है सबका खाना में ही खा जाऊं, लेकिन है मेरी किस्मत, खाना अभी आया ही नहीं है, रास्ते में है। अथर्व के सामने बैठे अक्षत लोगों को घूरते हुए कहा तो वह सब हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ रंजीत लोगों का भी मूड कुछ ठीक हुआ, क्योंकि फोन स्पीकर पर था। तभी रंजीत अथर्व से बोल, अथर्व, आदित्य ने कंपनी और घर दोनों जगह कुछ महसूस किया है, जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। तब अथर्व मुंह बनाकर बोला, इस आदमी को सब महसूस होता है, शिवाय अपने बेटे को टाइम देने के। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भविष्य का राकेश ठाकुर बनने की कोशिश में लगा है, लेकिन भूल गया है कि इसके बाप की 3 औलाद थी, इसकी 2 ही है। डॉल तो अपने ससुराल चली जाएगी, बुढ़ापे की लाठी तो ऋषभ ही बनेगा ना। तब रंजीत आदित्य को देखते हुए बोला, अथर्व, आदित्य यही बैठा है। तब अथर्व ने कहा, तो मैं क्या करूं, वह वहीं बैठा है तो मैं उसे डरता हूं क्या? और आज ऋषभ कॉलेज नहीं गया, बाकी सब तो गए हैं, इवन डॉल भी। तब रंजीत ने कहा, नहीं, वह भैया को लाने गया था आदित्य के साथ। आयुष और अखिल नहीं जा पाया, ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी उनकी। खैर, ये बताओ, क्या यहाँ हमारे आसपास को गड़बड़ चल रही है? तब अथर्व बोला, फिलहाल तो कोई गड़बड़ नहीं चल रही है, हवेली, आपकी कंपनी और बच्चों के कॉलेज के आसपास मेरे ही आदमी निगरानी रख रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। अच्छा, आपकी पत्नी श्री कहाँ पर है? सबने राधा की तरफ देखा तो रंजीत बोला, वह यही है। अथर्व, क्या बात है? तब अथर्व ने कहा, इसे कहिए अपने भाई भाभी को फोन करके बता दे कि अगर उनके भतीजे ने किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो वह उसकी मौत की तैयारी पहले ही कर ले, क्योंकि अब मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं, इस हरामखोर नहीं। उसे दिन पार्टी में मुझ पर वो हमला करवाया था, उसका मैं टारगेट आपका परिवार और मैं हूं, बाद में मेरा परिवार। मैं
बता रहा हूँ, बस मुझे उसकी लोकेशन मिल जाए, वह कहाँ है वहीं पर उसे काट पीट कर दफन दूंगा। कुणाल के बारे में सुनकर सब लोग चौंक गए। राधा हकलाते हुए बोले, कुणाल वह ये सब क्यों करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बुआ के परिवार को वह कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अथर्व, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तब अथर्वा ने कहा, गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। और जब तक आपका प्यारा भतीजा आपके पति, बेटे या पोती को चोट नहीं पहुंचा था, शायद तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं सारी सिक्योरिटी को हवा लेता हूँ। रंजीत ने अथर्व से पूछा कि क्या यहाँ पर हमारे आसपास कोई गड़बड़ चल रहे हैं? तब अथर्व ने कहा, फिलहाल तो कोई गड़बड़ नहीं चल रही है। हवेली, आपकी कंपनी और बच्चों के कॉलेज के आसपास मेरे ही आदमी निगरानी रख रहे हैं, तो फिक्र मत कीजिए। अच्छा, आपकी पत्नी श्री कहाँ पर है? सबने राधा की तरफ देखा तो रंजीत बोला, वह यही है। अथर्व, क्या बात है? तब अथर्व ने कहा, इसे कहिए अपने भाई भाभी को फोन करके बता दे कि अगर उनके भतीजे ने किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा तो वह उसकी मौत की तैयारी पहले ही कर ले, क्योंकि अब मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। उसे हरामखोर ने उसे दिन पार्टी में मुझ पर वह हमला करवाया था, उसका मैं टारगेट आपका परिवार और मैं हूँ। बाद में मेरा परिवार, मैं बता रहा हूँ, बस मुझे उसकी लोकेशन मिल जाए, वह कहाँ पर है वहीं पर उसे काट पीट कर दफन दूंगा। कुणाल के बारे में सुनकर सब लोग चौंक गए। राधा हकलाते हुए बोली, कुणाल वह ये सब क्यों करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी ही हुआ के परिवार को वह कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अथर्व, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तब अथर्व ने कहा, गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। और जब तक आपका प्यारा भतीजा आपके पति, बेटे या पोती को चोट नहीं पहुंचा था, शायद तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं सारी सिक्योरिटी हटवा लेता हूँ। तब मोहन जी बोले, नहीं अथर्व, ऐसा मत करना। तुम्हारी दादी की हालत इस समय ऐसी नहीं है कि वह कुछ भी ऐसा सा पाए। वह तो राकेश की हालत से ही घबराई हुई है। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। राधा घबराई हुई थी, वहां से अपने कमरे में गई और अपने भाई को फोन मिला दिया। कुछ ही देर में सामने से फोन उठा लिया गया। तब राधा बोली, भैया कुणाल कहाँ पर है? तब उसका भाई गुस्से में बोला, हमें नहीं पता वह निकम्मा कहाँ पर है। कुछ दिनों पहले ही वह यहाँ से चला गया। लड़ाई करके बोल रहा था अपनी बर्बादी की वजह को मिटाने जा रहा हूँ। जरूर वह तुम्हारे जेठ के उसे बेटे को मारने गया। आखिर उसी की वजह से ही तो आज हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तब राधा बोली, भैया अथर्व को पता चल चुका है और उसने मुझे साफ साफ कहा है कि इस बार वह कुणाल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब सामने से राधा का भाई बोल, अब तू ही बता राधा, हम क्या करें? कुणाल को कैसे समझाएं? वह यहाँ पर झगड़ा करके गया है और अपनी माँ के रोकने पर उन्हें भी थका दे दिया। एक टांग से अपाहिज हो गई है तुम्हारी भाभी, अब उसे किसके सहारे छोड़ कर आओ? मुझे ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है जो बुढ़ापे में हमारे लिए सहारा बनने की बजाय मुश्किलें खड़ी करे। ऊपर से वह तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है। अपने भतीजे अथर्व से कह दो, उसे जो भी करना है करे, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, बाय। राधा ने कुछ देर फोन को देखा और फिर कमरे से बाहर निकल आए, जहां पर सब लोग बैठे बातचीत में बिजी थे। राधा को आता देख रंजीत बोला, बता दिया ना तुमने अपने भाई को? तब राधा बोली, जी अथर्व सही कह रहा है। कुणाल भैया और भाभी को छोड़कर यहाँ हमारे परिवार और अथर्व को नुकसान पहुँचाने आया है। तब आदित्य बोल, इस बार मैं उसे कुणाल को नहीं छोड़ूंगा। आज अथर्व यहाँ नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण यही कमीना है। तब रोहिणी बोली, नहीं आदित्य, अथर्व के यहाँ न होने का कारण मैं और तुम्हारे पापा है। काश मैं तुम्हारे पापा की बातों में आकर उसे खुद से दूर नहीं करती, तो आज मेरा बच्चा यहाँ हमारे साथ होता। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऋषभ सीढ़ियों पर खड़ा रोहिणी की बात सुन चुका था। तभी रंजीत की नजर उसे पर पड़ी तो वह नॉर्मली नीचे आते हुए आरती से बोल, माँ की यदि की गाड़ी खराब हो गई है तो मैं उन्हें लाने जा रहा हूँ। आदित्य कुछ बोलना, तभी राकेश बोला, जाओ और सबको सेफली लेकर आना। ऋषभ कहाँ से चला गया था? आदित्य राकेश से बोला, पापा मैं बस उसे सिक्योरिटी साथ ले जाने के लिए खाने वाला था। तब राकेश ने कहा, अथर्व के आदमी सब बच्चों के आसपास घूम रहे हैं, मतलब सबका ध्यान रख रहे हैं, तो किसी की चिंता मत करो। तब आदित्य राकेश को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, आपको ज्यादा ही अथर्व अथर्व नहीं कर रहे हैं? आजकल सही कहते हैं लोग, जो हमारे पास नहीं होता हमें उसी की छह सबसे ज्यादा होती है, और जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते। फिर वह खड़ा होते हुए रोहिणी से बोला, माँ मैं कंपनी जा रहा हूँ। सब लोग आदित्य को जाते हुए घूरते रहे। तब रोहिणी बोली, आप सब गलत मत सोचिएगा, आदित्य अथर्व से बस जलन महसूस करता है, क्योंकि वह सबका लाडला है और आदित्य सबसे बड़ा होकर
भी उसे सब लोग बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियां निभाए बिना किसी प्यार दुलार के। तब राकेश ने कहा, आयुष तो ऐसा कुछ नहीं चाहता और मेरे लिए हर किसी की एक अलग जगह है। मुझ में यह इमोशन वगैरह की उम्मीद लगाना गलत है, क्योंकि मैं भी हमेशा से उसी की तरह घर और कंपनी की जिम्मेदारी निभाई है। मुझे भी अथर्व की तरह कभी ऐसा लड़दुलार नहीं मिला, तो क्या मैं अब उसे जलने बैठ जाऊं? चलो मुझे कमरे में छोड़ आओ और दोपहर की मेडिसिन भी दे देना। रोहिणी राकेश को कमरे में ले गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के ऑडिटोरियम में अद्वैत कुर्सी पर बैठा गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था और ध्रुविक, आहान और अभय ये तीनों भी अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। एक तरफ आकृति और अनुषा दोनों हेडफोन लगाकर रैंप वॉक की तैयारी कर रही थी और एक तरफ अदिति ग्रंथ का खून जलाने में लगी हुई थी। उसे ग्रंथ को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी ग्रंथ ने उसका हाथ पकड़कर घूमकर अदिति को अपनी बाहों में लेने के लिए अपनी तरफ खींच। अदिति को शैतानी सूझी और उसने ग्रंथ की बगल में गुदगुदी कर दी, जिस ग्रंथ के दोनों हाथों से अदिति की कमर छूट गई और वह नीचे जा गिरा, जिस पर अद्वैत दांत फाड़कर हंसने लगा। बाकी भाई बहन भी मुंह दबाकर हंस रहे थे। वही ग्रंथ अदिति को घूर रहा था। वह बोला, आया अब मजा? तब अदिति चुपचाप खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दिल्ली कॉलेज के ऑडिटोरियम में अद्वैत कुर्सी पर बैठा गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था और ध्रुविक, आहान और अभय ये तीनों भी अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे। एक तरफ आकृति और अनुषा दोनों हेडफोन लगाकर रैंप वॉक की तैयारी कर रही थी और एक तरफ अदिति ग्रंथ का खून जलाने में लगी हुई थी। उसे ग्रंथ को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी ग्रंथ ने उसका हाथ पकड़कर घूमकर अदिति को अपनी बाहों में लेने के लिए अपनी तरफ खींचा। तभी अदिति को शैतानी सूझी और उसने ग्रंथ के बगल में गुदगुदी कर दी, जिस ग्रंथ के हाथ दोनों हाथों से अदिति की कमर छूट गई और वह नीचे जा गिरी, जिस पर अद्वैत दांत फाड़कर हंसने लगा। बाकी भाई बहन भी मुंह दबाकर हंस रहे थे। तब ग्रंथ अदिति को घूरते हुए बोला, आया अब मजा? रबड़ी थी चुपचाप खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर वह दोनों अपने डांस स्टेप के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे। वही तो आंखें लगातार अदिति को घूर रही थी। ग्रंथ को बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उसने उसे तरफ देखा जहां पर दरवाजे से बस किसी की परछाई की नजर आ रही थी। वह बीच में ही दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने जल्दी से दरवाजे की आड़ में देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह सोचते हुए पीछे मुड़ा तो देखा अदिति उसे कमर पर हाथ रखकर घर रही थी। वही अद्वैत उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जब ग्रंथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तब तेजी से उसे परछाई को वहां से पीछे हटते हुए देखा था। तभी आखिरी बेल बजी, जिसका मतलब था कॉलेज ऑफ हो गया है। तब वह सब वहां से घर जाने के लिए निकल गए। ग्रंथ को बस अथर्व से मिलकर उसे अपना शक जाहिर करना था। शाम को अथर्व लोग जब कंपनी से लौटे तो सभी बच्चे टीवी देख रहे थे। अथर्व जाकर बच्चों में शामिल हो गया। कोई कॉमेडी मूवी चल रही थी। अथर्व ने सभी बच्चों के चेहरे को देखा तो ग्रंथ को छोड़कर सब मस्त होकर टीवी देख रहे थे। वह उससे बोला, तुम लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तब सब एक साथ और में बोले, अच्छी चल रही है। तब अथर्व ग्रंथ को इशारे में पूछने लगा कि क्या बात है, तो उसने बाद में बताने का इशारा किया। तभी अद्वैत का फोन बजा। उसने देखा तो उससे सबका फोन था। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो ब्रदर, कैसे हो? तब ऋषभ बोला, मैं ठीक हूँ। अभी चाचू वही है क्या? तब अद्वैत ने हाँ कहा तो ऋषभ बोला, कुछ बात करनी है अकेले में? तब अद्वैत, शोर हो रहा है का कर बहाना बनाते हुए वहां से सीधा बाहर गार्डन में आ गया। अद्वैत गार्डन में आकर बोला, बोलो ब्रदर, मैं बाहर आ गया हूँ। तब ऋषभ ने कहा, तेरे कहे मुताबिक मैं यहाँ सब पर नजर रख रहा हूँ और आज फिर मैं दादी के मुंह से अर्थ चाचू के लिए मेरा बच्चा सुना है। मैं पहले ही बोल रहा था कुछ बड़ा झूम चल रहा है यहाँ। चाचू फोन पर भी पापा को ताने दे रहे थे जैसे उनसे कुछ गलती हुई हो। और हाँ, उसे दिन की आदि की सगाई में जो हमला चाचू पर हुआ था, मुझे ये भी पता चल गया है वह किसने किया है। तब अद्वैत जल्दी से बोल, क्या कौन है वह हरामखोर? बता मुझे, आज ही मैं उसे स्वाहा कर दूंगा। तब ऋषभ बोला, वह शायद से राधा दादी का भतीजा है, कुणाल नाम है उसका। पहले कभी अगर राधा दादी इस आदमी का नाम भी लेती थी तो सबका मूड खराब हो जाता था। और आज चाचू दोपहर को फोन पर खुद बता रहे थे उन पर हमला इसी ने किया है। तभी अद्वैत जलती आंखों से बोला, कहाँ मिलेगा यह आदमी मुझे? तब ऋषभ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन चाचू को सब पता है। तुम उनसे पता करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब बात आगे क्या करना है मुझे? तब अद्वैत बोला, और पता करने की कोशिश करो। तभी ऋषभ बोला, शशिश कोई आ रहा है ऊपर, मैं बाद में फोन करूंगा, बाय। ऋषभ ने फोन काट दिया और रेलिंग की तरफ घूमकर खड़ा हो गया। वह हवेली की छत पर था। तभी पीछे से आदित्य की आवाज आए। वह उससे बोला, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
ऋषभ मुंह घुमाकर खड़ा हो गया और नाराजगी से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए यहाँ आ गया। आपके और माँ के पास आता तो आप फिर से मुझ पर चिल्लाती थी, इसलिए मैंने सोच लिया है आगे से आपके कमरे में कभी नहीं आऊंगा। तब आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, कल रात तुम बिन नोकिया कमरे में आ गए थे, तुम्हें यहाँ अपनी गलती नहीं देख रही और दोपहर को क्या बोल रहे थे तुम। तब ऋषभ ने कहा, चाचू भी तो सबके सामने कुछ भी बोल देते हैं, उनसे तो आप कुछ नहीं कह पाते। तब आदित्य ने कहा, अथर्व पर हमारा बस नहीं चलता इसलिए उसे हम कुछ नहीं कह पाए, लेकिन तुम लोग उसके जाने के बाद भी उसी की तरह हरकतें करते हो, अच्छी बातें भी तो सीख सकते हो, जैसे वह सबका कितना ख्याल रखना है वगैरह। तब ऋषभ ने कहा, आपने तो उनसे कुछ नहीं सीखा, देखते नहीं हो क्या आप वह अभी और दिति से कितना क्लोज रहते हैं, यहाँ तक कि वह मुझसे, प्रियंका से, दी से और अव्यान से भी कितना अटैच रहते हैं, हमारे दोस्त बन गए हैं वह। आप हमारे बारे में इतना नहीं जानते जितना वह जानते हैं। तब आदित्य ने कहा, सब जानता हूँ मैं तुम सब के बारे में, तुम सब दिन भर कितना उधम मचाते हो, तुम्हारी माँ मुझे सब बता देती है, चलो मैं तुम्हारे सोने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आदित्य उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया। वहीं ऋषभ ने मन ही मन सोचा, क्यों ना इसे ही बातों बातों में से सच उगलवा लूं। अगर आज मैं इसे सच निकलवा लेता हूँ तो अर्थ चाचू का पक्के वाला चेला कहलाऊंगा। ठीक है, इतना सोचकर वह तेजी से अपने पापा के पीछे चला गया।